हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर में करंट किस तरह से पास होती है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा देख लेते हैं उस एक्सप्लेनेशन को। जिस मान लो कोई कंडक्टर है, ऐसे रूम टेम्परेचर में रखा है, मतलब टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, और इसमें इसके साथ कोई बैटरी भी कनेक्ट नहीं है। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इसके भीतर, बैटरी कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा। कैसे इलेक्ट्रॉन चलता है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसी कंडक्टर में, वो बहुत थोड़ी है, बहुत ज्यादा, बहुत थोड़ी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सुना? जैसे मान लो 1 ग्राम कॉपर ले लें, 1 ग्राम कॉपर, कितने आइटम होंगे 1 ग्राम कॉपर में? कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट 63.5 ग्राम, 63.5। इसका मतलब ये होता है कि 63.5 ग्राम कॉपर में कितने आइटम? 6.02 into 10 की पावर 23। 1 ग्राम कॉपर में 6.02 10 की पावर 23 बाई 63.5, इतने आइटम होंगे 1 ग्राम कॉपर में। तो जनरली सोचो कि अगर एक आइटम में एक ही इलेक्ट्रॉन मानो, फ्री इलेक्ट्रॉन एक, तो इतने इलेक्ट्रॉन हुए 10 की पावर 23 1 ग्राम कॉपर में, छोटा सा 1 ग्राम। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इसमें चार्ज कैरियर की संख्या बहुत कम है या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा, बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर बैटरी नहीं लगी है, सब बैटरी इतनी ज्यादा संख्या में है इलेक्ट्रॉन, अगर इस पर बैटरी नहीं लगी है तभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, भीड़ ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड, चलते समय कोलाइड करते हैं। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां चला, यहां गया, ऐसे 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 ऐसे, और फाइनली फिर यहीं पर आ गया, फिर वहीं पे आ गया। अगर उस पर कोई बैटरी नहीं लगी है, कल आपको ने डिस्कस किया था, अगर कोई बैटरी नहीं लगी है तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, बट नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज नॉन 0। इलेक्ट्रॉन ने तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। यानी जब बैटरी कनेक्ट नहीं है किसी कंडक्टर से, तो उस समय उसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज नॉन 0। डिस्टेंस तो चल ही रहा है, लेकिन एवरेज जो आ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट, वो है 0। लेकिन अगर मान लो इसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी से कनेक्ट कर दें, कल डिस्कस किया था, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो बैटरी का है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो होती है इक्वल्स V/L। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, ऐसे चला, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर यहां गया, फिर ऐसे आया, इधर गया, अब यहां पहुंच गया, ऐसे यहां से चला था, यहां आ गया, बैटरी लगी है। पहले क्या था? बैटरी
In the absence of battery, net displacement of the electron is zero. But the battery लग गई तो उस समय इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है. ये डिस्प्लेसमेंट हुआ किस डायरेक्शन में? Along the electric field. Along the electric field. बैटरी के लग जाने से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया. बट ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत कम है. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी एवरेज स्पीड है, जो स्पीड ये बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है बहुत कम है. कल बताया था आपको कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी लार्ज देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. मतलब चला तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है. अच्छा, यहां पर जब बैटरी नहीं लगी थी तब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो. लेकिन जब बैटरी ऐड कर दी गई तो नेट डिस्प्लेसमेंट आया. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आने का मतलब कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी नॉन जीरो, वो जीरो नहीं है. अगर मान लो इसने थोड़ा सा डिस्टेंस से ट्रेवल किया है r, ऐसे मान लेते हैं समझाने के लिए, t टाइम तक चला और डिस्प्लेसमेंट कितने का आया r, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी हुई, एवरेज वेलोसिटी ये तो हो गया r बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. और इसी एवरेज वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसी एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लिखा जाता है vd से. टर्मिनोलॉजी हम इसको चेंज नहीं कर सकते. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यानी जब किसी कंडक्टर के क्रॉस बैटरी लगाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन और फोर्स लगता है, चार्ज कैरियर पे फोर्स लगता है, और चार्ज कैरियर कंडक्टर के अंदर मूव करने लगते हैं और मूव करते समय वो बार बार कोलाइड करते रहते हैं, जिनकी उनकी वेलोसिटी और उनका डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है. इसलिए उनको एक्सीलरेटेड मोशन नहीं मिल पाता. उन्हें एक छोटी सी वेलोसिटी मिल पाती है और उस छोटी सी कांस्टेंट वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं. अभी एक्चुअल में हम जो रियलिटी में मान लेते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर, इसमें सभी चार्ज कैरियर को हम मान लिए सिमेट्रिकल मान लेते हैं. ये सिमेट्रिकल है. अब इलेक्ट्रॉन और सभी एक ही रफ्तार से चल रहे हैं, सभी एक रफ्तार से चल रहे हैं. किस रफ्तार से चल रहे हैं? मान लो रफ्तार होती है vd. सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? vd. वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं. थोड़ा थोड़ा बैटरी के लग जाने से वो क्या कर रहे हैं? सब ड्रिफ्ट कर रहे हैं, हल्का हल्का. सब इलेक्ट्रॉन इस वायर से होकर के फिर सर्किट में आकर के इस तरीके से एनर्जी लेकर के फिर इसमें जाएंगे. इस तरीके से सब ड्रिफ्ट कर रहे हैं. क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा. वो तो बहुत तेजी से चल रहे हैं, दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं. कुछ देर बाद देखा गया उनका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हो गया, फिर और चल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो गया. धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं? बैटरी के इफेक्ट से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहे हैं. जब बैटरी नहीं लगी थी डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब बैटरी लग गई तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, एक फोर्स क्रिएट हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉनों पर एक्स्ट्रा एक फोर्स लगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जीरो ना होकर के वो थोड़े से ड्रिफ्ट हो गए, आगे की तरफ बढ़ गए और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया. उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी. राइट. अब थोड़ी सी टेक्निकल चीजें देखते हैं. हमको निकालना ये है रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच हमको रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का? बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। अब इसको निकालने के लिए हम ऐसे मानते हैं, जैसे मान लो कि एक कोई कंडक्टर है, एक बैटरी से ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा है बैटरी से, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई ई, क्योंकि जब बैटरी से आप जोड़ोगे तो उसके कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। मान लो कि इस कंडक्टर की इस क्रॉस सेक्शन में कुछ चार्ज कैरियर है, मान लो ऐसे राम, श्याम, सीता, गीता, सब एक जैसे, ये सभी क्रॉस सेक्शन पर कितने इलेक्ट्रॉन है। और पहले एज्यूम कर लेते हैं n is the number of free electron per unit volume। मान लेते हैं इसके पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इस कितना n, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिमेट्रिकल सिमित इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मान लिया हमने कि इसके कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं n। अच्छा, इस क्रॉस सेक्शन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से चल रहे हैं सर? वीडी। सबकी वेलोसिटी कितनी है? सब चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। ऐसे किस वेलोसिटी से चल रहे हैं? हमने पढ़ा जब बैटरी लगा देंगे तो वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, इसका मतलब उनकी वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। अब जो इस क्रॉस सेक्शन पर जितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि dt टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन पर आ गए, इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक आने का जो टाइम है वो क्या है? dt। तो क्या ये इस क्रॉस सेक्शन पर रहने वाले राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब dt टाइम में कितना डिस्टेंस चल रही होगी? इस क्रॉस सेक्शन पर जो भी फ्री चार्ज कैरियर है, जिनकी प्रत्येक की वेलोसिटी वीडी है, dt टाइम में कितना चल रही होंगी? वीडी dt। ये कितना चले होंगे? वीडी dt। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, dt टाइम कितना चल रही होंगी? क्या ये बता सकते हैं इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक जाने में कितना चार्ज पास हुआ? इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक आने में अच्छा कितना चार्ज हुआ, पास हुआ? क्या यह वही चार्ज है जो चार्ज कैरियर इसमें मौजूद है इस क्रॉस सेक्शन में? क्योंकि जब यहां से चला वीडी स्पीड से dt टाइम में इतना कवर की, इसका मतलब इसके पीछे भी से सब इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर मान लो 0 टाइम पर यहां था, वीडी वेलोसिटी से चला कांस्टेंट, यहां पर पहुंच गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया? इतना। लेकिन इसके पीछे भी तो इलेक्ट्रॉन थे, वो सब इलेक्ट्रॉन यहां पर, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचे तो पीछे वाले भी कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। ऐसे dt टाइम में जितना इतना डिस्टेंस चले तो इसमें कितना चार्ज पास हुआ इस क्रॉस सेक्शन से? क्या dt टाइम में पास होने वाला वही चार्ज है
जो इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज यहां से यहां तक पहुंचे माने इस वॉल्यूम में आए, हाँ इस बार यहां से जितने भी चार्ज पास होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन पास होंगे वो सब कहां होता है, कुल चार्ज, टोटल चार्ज कितना जो यहां और इस क्रॉस सेक्शन के बीच में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल्स NaVd/dt। कैसे? डिस्टेंस की तरह चले Vd/dt, तो ये वॉल्यूम कितना हुआ, इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन के बीच का वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वॉल्यूम हो गया। AVdt/dt ये वॉल्यूम हो गया। Vd/dt डिस्प्लेसमेंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द कंडक्टर इज A, ये वॉल्यूम कितना कवर किए, AVd/dt। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, n, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, n इंटू AVd/dt, इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए dt टाइम में। तो जरा सोच के बताओ कितना चार्ज पास हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना E, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, यानी चार्ज फ्लोन इन टाइम dt इक्वल्स dq इक्वल्स NaVd/dt इंटू E। इतने चार्ज पास इस कंडक्टर से होकर dt टाइम में पास होने वाले कुल टोटल चार्ज जो हुआ, पासिंग चार्ज dq इक्वल्स NaVd/dt इंटू E। तो करंट क्या होती, I इक्वल्स dq/dt, dq कितना NaVd/dt E by dt, dt कैंसिल, I आ गया, NaVd इतना करंट पास हुआ, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो I प्लस NaVde, I प्लस NaVde। हाँ देखो n क्या है, व्हाट इज n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना इसको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, और E तो पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट्स वैल्यू इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा सर थोड़ा क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ऐसे कोई कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर यहां इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd1, जब यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई Vd2। क्या दोनों वेलोसिटी सेम, यहां पे इलेक्ट्रॉन है तब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब यहां पहुंचा तब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट, इक्वल या डिफरेंट वेलोसिटी, क्या कांस्टेंट है। जब इसमें करंट चलेगी तो करंट तो हर जगह सेम है, करंट तो कांस्टेंट है, बैटरी आपने लगा दिया इसके अनुसार ही करंट इसमें जा रही है, करंट तो सेम है, करंट क्या है कांस्टेंट, एन क्या है हर जगह सेम है, पर यूनिट वॉल्यूम पे हर जगह नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम है, ई कांस्टेंट है,
A into BD equals constant. A into BD equals constant. A into BD equals constant. मतलब BD इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्या मतलब इसका? जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बढ़ा, फ्लो ऑफ लिक्विड में सेम वही प्रोसेस होता है। अगर मान लो किसी पाइप में, डिलीवरी पाइप पे वाटर फ्लो हो रहा है, अगर उसके मुंह को आप दबा दो तो क्या वेलोसिटी बढ़ जाती है लिक्विड की? क्या वाटर की वेलोसिटी बढ़ जाती है? हाँ, बढ़ जाती है। दबाएंगे, एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़, इससे वही कंडीशन यहाँ होती है। जो लिक्विड, जो करंट यहाँ चल रहा वही करंट यहाँ से भी पास होगा, यानी करंट में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ पर भी होगी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी अगर BD1 है, यहाँ BD2 है, इसका मतलब ये हुआ कि BD2 इज ग्रेटर देन BD1। यहाँ पर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी। ये पूछा है एनसीईआरटी में, सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को यही बात पूछा है कि अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है तो वेलोसिटी वहां पर कम होगी जहां पर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, और वेलोसिटी वहां ज्यादा होगी जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर कम होगा। ओके, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, I इक्वल्स NA BD into E, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और इसके आगे। जैसे मान लो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं उसकी जो वेलोसिटी है BD वेलोसिटी से स्टार्ट किया सर, और यहां जब पहुंचा एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, तो जो दो कोलिजन हुए सक्सेसिव कोलिजन, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है लेम्डा। लेम्डा मीन फ्री पाथ, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अच्छा, जो ये दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है, टाइम यहां कोलाइड किया होगा, यहां कोलिजन किया, तो दो कोलिजन के बीच की जो एवरेज टाइम है उसे लिखा जाता है टाउ, उसे टाउ से लिखते हैं। टाउ इसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। टर्म्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो डरे नहीं। लेम्डा इज द मेन फ्री पाथ। जैसे मान लो ये ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है, यहां से यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टक्कर हुई, फिर यहां टक्कर हुई, ऐसे यहां टक्कर हुई, ऐसे हुआ, इस तरीके से टकरा। तो ये यहां और यहां इस इलेक्ट्रॉन के बीच, जो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का, मैं यहां से चला, यहां आया टकराया, तो डिस्टेंस चला मान लो λ1, यहां से चला, फिर अगले जब इलेक्ट्रॉन टकराया तो डिस्टेंस चला λ2, तीसरे चौथे जब जाके टकराया तो चला λ4। क्या ये सब डिस्टेंस सेम है डिफरेंट? डिफरेंट जरूरी नहीं, डायरेक्शन तो भी चेंज हो जाता है। इसलिए यहां टकराया तो किसी डायरेक्शन में गया, इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, आगे जाके मिला, डायरेक्शन चेंज हुआ, चला वाला इलेक्ट्रॉन रास्ते में नहीं मिला, यहां आके मिला। यहां डिस्टेंस ज्यादा होगी, यहां डिस्टेंस कम होगी, यहां और कम है, यानी हर दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस
जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो एवरेज डिस्टेंस आएगी, एवरेज सबका, उसी को कहा जाता है मीन फ्री पाथ। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कोलिजन, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मान लो इन दोनों कोलिजन के बीच का टाइम टाउ 1, इन दोनों कोलिजन के बीच का टाइम टाउ 2, इन दोनों के बीच का टाउ 3, तो क्या टाउ 1 टाउ 2 3 ये सब इक्वल नहीं, अलग अलग। एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। अच्छा, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखें, अच्छा मान लो कि मीन फ्री पाथ कितना है, लैम्डा, रिलैक्सेशन टाइम कितना है, टाउ, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखा जा सकता है वेड इक्वल्स लैम्डा बाई टाउ, लैम्डा बाई टाउ। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट वही दो कोलिजन के बीच की चली हुई डिस्प्लेसमेंट। एवरेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, and average time interval between two successive collision is called relaxation time. Then the drift velocity equals is written as lambda by tau, lambda by tau. तो मान लो जब इस कंडक्टर की क्रॉस आपने एक बैटरी को जोड़ा होगा तभी प्रोसेस हो रहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी आ रही थी। अन्यथा बैटरी से जोड़ेंगे नहीं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां है, एवरेज वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट 0। तो जब बैटरी से आपने जोड़ा तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगा होगा, फोर्स F इक्वल्स E। जब बैटरी लगाएंगे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल्स QE। लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन का E होता है, इसलिए हमने माना फोर्स कितना लगा, F इक्वल्स EE, ये फोर्स लगा। तो F होता है MA इक्वल्स EE, तो A हो जाएगा EE बाई M, E बाई M। इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन चला, लेकिन जैसे ही चलता है स्टार्ट का मतलब 0 टाइम पर स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, टाउ टाइम तक चला, उसके बाद कहीं टकरा गया, टकराया तो वेलोसिटी का हो गई 0। लेकिन क्योंकि फोर्स लग रहा है, जब 0 वेलोसिटी होती तो फिर स्टार्ट करके जैसे थोड़ा वेलोसिटी लेता है फिर हो जाता है कितना 0। तो आखिर इस टाउ इंटरवल में डिस्टेंस कितना चला, टाउ लैम्डा। तो फार्मूला लगा दो S इक्वल्स QT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लैम्डा कितना चला, एक दो कोलिजन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, लैम्डा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 से मान लो स्टार्ट किया, A कितना है EE बाई M, और टाउ मान T का मतलब टाउ, टाइम इंटरवल, टाउ स्क्वायर। तो यहां से देखो अगर तो लैम्डा हो जाएगा EE टाउ स्क्वायर बाई 2M। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल्स व्हाट, लैम्डा बाई टाउ। लैम्डा की ये वैल्यू आ रही है EE टाउ स्क्वायर बाई 2M इनटू टाउ, एक टाउ कैंसिल हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी E टाउ बाई 2M इनटू E। ये आ गई इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी में वेड इक्वल्स E टाउ बाई 2M इनटू E होता है, E की वैल्यू V बाई L, E की वैल्यू V बाई L। अच्छा,
ये तो होगा V बाई N, रेड इक्वल्स E टाउ बाई 2ml इंटू V। और अभी आपने पढ़ा करंट होती है, किसी भी कंडक्टर में करंट होता है I इक्वल्स NaVdE। NaVd की जगह पर ये वैल्यू E टाउ V बाई 2ml इंटू E। तो इसको लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स N E स्क्वायर टाउ बाई 2ml इंटू A इंटू B। बोलो, N E स्क्वायर टाउ A V बाई 2ml। अगर आप देखो यहां तो V को लिख सकते हैं I इंटू 2ml बाई N स्क्वायर टाउ, ऐसे लिख सकते हैं। V इक्वल्स I इंटू 2ml बाई N स्क्वायर टाउ इंटू ये N स्क्वायर टाउ इंटू A। और इस फैक्टर को कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस यानी V इक्वल्स आ जाएगा आई आर, इक्वल्स आई आर। ये क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वास्तविक लॉ है, लेकिन हमने थ्योरी को लगा करके इस लॉ को भी प्रूफ कर दिया। हमने बताया है लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, पर बशर्ते कुछ लॉ है इसका प्रूफ बाद में आया। लॉ तो लॉ है, V इक्वल्स आई आर। आर क्या है? अभी जो फंक्शन या आपको जो क्वांटिटी मिल रही है आर, इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना, दो लेक्चर तो यही चलेगा आर क्या है। तो आर की वैल्यू आ गई यहां पर 2ml बाई 2m N E स्क्वायर टाउ इंटू L बाई ये रेजिस्टेंस है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता है 2m बाई N स्क्वायर टाउ इंटू L बाई ये। M क्या है? मास ऑफ कंडक्टर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। L is the length of conductor, is the area of conductor, and is the number of free electron per unit volume, is the electronic charge, tau the relaxation time, and is the mass of electron. The resistance ये होता है। अब वास्तव में रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड है? लेंथ पर। और किस पर डिपेंड है? क्रॉस सेक्शन एरिया पर। किसी वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके लेंथ पर और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, लेकिन ये क्या है? ये इस पर भी डिपेंड है। ये 2m बाई N स्क्वायर टाउ क्या है? क्या हम जितने भी कंडक्टर ले, मान लो एक आयरन कंडक्टर ले लिया, एक कॉपर का ले लिया, क्या दोनों में N सेम? नहीं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों में अलग अलग, मटेरियल अलग अलग है। N सेम होगा तो टकराएंगे बहुत। N ज्यादा जिसमें होगा उसमें टाउ कम होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो टकराएंगे ज्यादा तेजी से, टाउ कम होगा। दो सक्सेसिव टाइम कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल कम होगा, माने टाउ कम होगा। तो मटेरियल चेंज हुआ तो N चेंज हो गया, N चेंज हो गया तो टाउ चेंज हो गया। बाकी सब M और E तो कांस्टेंट है सबके लिए। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी है? कंडक्टर की या कंडक्टर के मटेरियल की? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल चेंज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। इसे कहा जाता है 2m बाई N स्क्वायर टाउ को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और लिखा जाता है इसको रो से। रो
रो से ये हो जाता है R इक्वल्स रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। एक कंपनी थी जो रेजिस्टेंस बनाती थी, अलग अलग रेजिस्टेंस कमाई वाली थी, क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आती है जिसमें हमको रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। एक कंपनी थी रेजिस्टेंस बना रही थी, किसी को 1 ओम चाहिए, किसी को 2 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 1000 ओम, 2000 ओम, लाख ओम का रेजिस्टेंस, जितने भी नंबर आप फिगर जो सोच सकते हैं उतने ओम के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर अगर उतने ओम के तो कंपनी मान लीजिए किसी एक को सप्लाई कर रही है एक दुकान को, अब उसको 1 ओम भी चाहिए, 18 ओम भी चाहिए, 20 ओम भी चाहिए, 30 ओम चाहिए, तो वो रेजिस्टेंस सबका नाप करके उस पर लिखे तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। सप्लाई दे रही थी, चलता रहा ऐसे। उस कंपनी वाले लड़का थोड़ा सा पढ़ लिख करके बड़ा हुआ, फिजिक्स पढ़ा उसने कहा पापा इतना परेशान होते हो, कोई ले गया रात टूट गया, फिर लेके आया, बताइए आप रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। ले गया, उसके बाद में टूट गया, फिर लाएगा रेजिस्टेंस बताओ इसका। उसने कहा ऐसा क्यों नहीं कर देते, जब ये चीज मटेरियल पर डिपेंड है तो ये वाला फैक्टर सबको बता दो, ये फैक्टर ये सबको बता दिया जाए, और ये फैक्टर जब उनको जानकारी हो जाएगी तो उसमें कंडक्टर के लेंथ से मल्टीप्लाई करके उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करके वो रेजिस्टेंस कुछ निकाल सकते हैं। अगर ये फैक्टर हम किसी को बता दें, उस कंडक्टर का, जो कंडक्टर हम उसको दे रहे हैं उसका ये फैक्टर बता दें अगर हम क्या है उसका, तो हम उसके कंडक्टर के लेंथ से मल्टीप्लाई करके और क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करके हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और लेंथ नाप सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया नाप सकते हैं। आर रेडियस क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो अच्छी किताबों में एनसीईआरटी देखोगे हर जगह किसी वायर का रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी दी जाती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी, एल्युमिनियम की इतनी, आयरन की इतनी, जो भी कंडक्टर आएंगे सबकी रेजिस्टिविटी मालूम होती है, ये दिया रहता है। इसी किस पर आप देखो रेजिस्टेंस किस पर, क्या लेंथ पर डिपेंड करता है, हाँ, एरिया पर डिपेंड करता है, हाँ, मटेरियल पर डिपेंड करता है, हाँ, लेकिन क्या रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड करती है, नहीं, रेजिस्टिव एरिया पर डिपेंड करती है, नहीं। अब कहोगे कि भाई देखो इस फार्मूले को लिख सकते हैं रो इक्वल्स आर ए बाई एल, रो इक्वल्स आर ए बाई एल, तो क्या रेजिस्टिविटी एरिया पर डिपेंड करता है कंडक्टर के, क्या रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड करता है, नहीं। रेजिस्टिविटी केवल डिपेंड करती है किस पर, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर चेंज होगा तो पढ़ेंगे आगे, बताएंगे भी, रेजिस्टेंस उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पर करती है, लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, वो केवल डिपेंड करती है किस पर, मटेरियल पर। मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, मटेरियल चेंज होने पर टाउ चेंज हो जाएगा, जिससे ये फैक्टर चेंज होने की वजह से ये तभी चेंज होगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी तब चेंज होगी जब एन चेंज हो जाए, और एन तब चेंज होगा जब मटेरियल चेंज हो जाए। तो इस तरीके से इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और इसकी अगर आप यूनिट देखो, यूनिट आर की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, ये कट गया, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ओम, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अच्छा, आगे आप पढ़ेंगे ये जो 1/r है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसे कहा जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहते हैं। यहां पर केमिस्ट्री पढ़ेगा, कंडक्टिविटी यहां ज्यादा नहीं है। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को बोला जाता है कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, और रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को, सॉरी, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कहा जाता है कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और इसका यूनिट, कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है महो, महो। सिंबल भी होता है ऐसे उल्टा, ऐसे सिंबल। वास्तव में रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ये होती है ओम। सिंबल में ऐसे बनाते हैं ओम, लेकिन 1/R है उल्टा, इसलिए इसका सिंबल भी उल्टा बना जाता है। ये महो है, ओम है 1/ओम, ऐसा होता नहीं कहीं। 1/ओम, OHM ऊपर जाएगा तो MHO उलट जाता है, कह सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप याद रखिए रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है और कंडक्टेंस की यूनिट महो है, महो। ऐसे रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी का, उसे कहा जाता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, आज इतना याद रखिए, कल हम फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू।